नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जीएस की सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हमने अब तक एंशंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। आज ये उसका लास्ट पार्ट है जिसमें हम अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे जिनको पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछली आपकी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अगर ये सीरीज आपने कंप्लीट की है तो एंशंट हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है किससे? गणित, वास्तुकला, चिकित्सा या राजनीति? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि ये चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ठीक है, देखिए, चरक संहिता आयुर्वेद या चिकित्सा का एक मूल ग्रंथ है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है जिसके कवि रचयिता चरक हैं। ठीक है, तो चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ने लिखी है। और ये क्या है? ये जो ग्रंथ है ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? देखिए, किन के बीच से मतलब है कि किन दो नदियों के बीच। ठीक है, तो किन दो नदियों के बीच था? सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, या रावी और व्यास? तो जो तक्षशिला शहर है वो सिंधु और झेलम, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। अच्छा, इससे एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बनता है। जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। देखिए, तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। देखिए, तक्षशिला जो शहर है वो ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में था। ठीक है, और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में ये पाकिस्तान देश में आता है। ठीक, तक्षशिला प्राचीन भारत का एक शैक्षिक केंद्र था और विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, जो चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये क्या थे? इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। तो जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि दो नदियों के बीच के शहर को के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाओं में, उदयगिरी की गुफा, मेहरगढ़ में, या भीमबेटका की गुफाओं में? तो ये कहाँ मिलती है? भीमबेटका में। और भीमबेटका आपका कहाँ है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। तो भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ पर मिलती है? भीमबेटका, ऑप्शन डी में मिलती है। ठीक है, देखिए, उपयुक्त विकल्पों में से भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी के कुछ उदाहरण भीमबेटका में मिलते हैं। यद्यपि भीमबेटका मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला के पद स्थली में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल है। ठीक, देखिए, इससे आपके दो तीन क्वेश्चन निकलते हैं। ये किस काल की है? तो ये नवपाषाण कालीन चित्रकारी है। ठीक है, जो कहाँ मिलती है? भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस पर्वत श्रृंखला में? तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में, यानी कि जो पर्वत का जो निचला भाग होता है उस पे है ये गुफा। ठीक है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? जो आपका यूनेस्को है, जो आपकी हेरिटेज साइट्स का संरक्षण करने के लिए उनको नॉमिनेट करता है, ये उसकी विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। देखिए, ये क्या है? आपको किसी राजवंश के बारे में, किसी वंश के बारे में हिंट्स दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि ये किस वंश के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, पॉइंट्स हैं। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा ड्रेमेटियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था।
नेक्स्ट पॉइंट है, पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। देखिए इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। क्या? बैक्ट्रियन राजा ड्रेमेटियस को किसने हराया था? अगर देखिए आपको ये पता है कि पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर किस वंश में शामिल थे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये पता है कि किस वंश ने बैक्ट्रियन राजा ड्रेमेटियस को हराया था तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और क्या? राजवंश का नौवा, और आपको अगर ये पता है कि किस वंश का राजा भागभद्र था तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं। देखिए, कण्व राजवंश, दास राजवंश, चोल राजवंश या शुंग राजवंश, तो ये कौन सा राजवंश था? देखिए पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये जो सारी जानकारी है ये किस वंश के बारे में है? शुंग वंश के बारे में, ऑप्शन डी। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में सुंग वंश की स्थापना की। सुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। ठीक, तो ये जो वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना पुष्यमित्र ने की थी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके। ठीक, और शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन था? देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है? ये मैचिंग का क्वेश्चन है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए इसमें 3 सही हैं, एक गलत है। जो गलत है आपको वही वाला बताना है। ठीक, देखिए AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, B AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 78 शक वंश की शुरुआत, BC 261 कलिंग युद्ध। देखिए अगर आपको शक संवत का थोड़ा सा भी आइडिया तो आपको पता होगा कि ये AD 78 सही है। ठीक, मुस्लिम युग का अगर आपने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ सुना या पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि ये 622 के आसपास की घटना है। कलिंग युद्ध का अगर आपको नहीं भी है तो आपको देखिए ये एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक, ये बहुत ही फेमस है कि जो औरंगजेब था इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, और इसी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारत में बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि इसके बाद के जो शासक हुए, जो मुगल शासक हुए, उनको कमज़ोर मुगल शासक माना जाता है। ठीक है, जो आपके बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो मुगल शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, और जो औरंगजेब के बाद के मुगल शासक हैं उनका प्रभुत्व, उनका वर्चस्व या उनकी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, और इसके बाद से ही कई हथकंडे अंग्रेज़ों ने अपनाए और इसके बाद से ही उनका प्रभुत्व धीरे धीरे भारत में बढ़ता गया। ठीक, तो इसका देखिए सही क्या है? ये औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। बाकी तीनों आपके ठीक थे। मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई थी? 622 AD में। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? AD 78 में। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? BC 261 में। ये देखिए आपको AD और BC का होपफुली मतलब पता होगा। AD होता है एनो डोमिनी, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के इतने साल बाद, और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके, ईसा मसीह के जन्म के इतने साल पहले। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो लखनऊ में, औरंगाबाद में, दिल्ली या बेंगलोर? तो देखिए लखनऊ दिल्ली में तो नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के शायद हर बच्चे को पता होगा। तो अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, वैसे तो इसमें कन्फ्यूजन होगी नहीं, औरंगाबाद सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो औरंगाबाद और बेंगलोर में हो सकती है, बेंगलुरु में हो सकती है। तो ये अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान पर स्थित हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? आपको यहाँ पर 3 विदेशी यात्रियों के नाम दिए हैं, टॉमस रो, फाहियान और हेनसोंग। आपसे पूछा है कि कौन मतलब इनमें से सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उनको सही क्रम में लगाइए। देखिए टॉमस रो नाम से कुछ अंग्रेज टाइप का लग रहा है ना, कि कोई ब्रिटिश होगा।
तो ये एक कॉमन सेंस है क्या कि जो टॉमस रो था ये फाहियान और हेनसांग के तो बाद ही आया होगा। ठीक, तो अगर आप इसमें सिर्फ इतना सा एलिमिनेशन लगा लेते हैं तो आपका जो सही ऑप्शन है उस पर आप आ जाएंगे। देखिए टॉमस रो, ये तो कॉमन सेंस है ना कि भाई कि हेनसांग और जो फाहियान है ये पहले के राजाओं के उसमें आए हैं। ठीक है, ये एंशियंट टाइम के राजाओं के टाइम पे आए थे। और ये टॉमस रो था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के आसपास आया होगा, तो यही सबसे बाद में आया होगा। तो देखिए फर्स्ट किसमें सबसे बाद में है, ऑप्शन बी में सबसे बाद में है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने अपना ठीक ठाक माइंड लगा लिया, ठीक ठाक कॉमन सेंस लगा लिया, तो भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या है, इसका सही क्रम है सबसे पहले आया था फाहियान, फिर आया था हेनसोंग, उसके बाद कौन आया था, टॉमस रो। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की थी जो उस समय भारत में सुलभ थे। अतः इसका विकल्प बी सही होगा। देखिए जो टॉमस रो था वो किसके शासनकाल में आया था, जहांगीर के, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में आया था। और कब आया था, 1615 ईस्वी में। ठीक, देखिए और जो चीनी यात्री कौन था, फाहियान, ये किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक, ये कब आया था, 402 से 412 ईस्वी तक ये भारत में रहा। उसके बाद चीनी यात्री कौन आया था, हेनसोंग, और ये किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। और ये 606 से 647 तक भारत में रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आया था कौन, सबसे पहले आपका आया सेकंड नंबर फाहियान, फिर आया हेनसोंग और फिर आया टॉमस रो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। जो खजुराहो की मूर्ति कलाएं हैं ये किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो जो खजुराहो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये वर्ल्ड फेमस, ये जो आपके इनकी जो मूर्ति कलाएं हैं, मतलब अगर आप इनको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि उस समय के लोगों ने, मूर्तिकार जो थे, उन्होंने कैसे वो चीज़ें बनाई थी। उस समय कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्या कुछ भी नहीं था। आज के समय में भी उस तरह की क्रेविंग्स करना मतलब बहुत मुश्किल है। ठीक, तो ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन सी, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका संबंध चंदेल वंश के शासकों से है। देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें और बहुत बार पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है जो खजुराहो की मूर्ति कलाएं हैं ये किस वंश से संबंधित हैं, तो ये चंदेल वंश से संबंधित हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। यहीं पर देखिए, यहाँ से आपका ये सीरीज़ एंशंट हिस्ट्री की कंप्लीट होती है। आपका ये 6 या 7 वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है। इस सीरीज़ को स्टार्ट से इस वीडियो तक देखिएगा। आपके प्राचीन भारत का यूपी SSC पेट हो या ग्रुप सी या डी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एंशंट हिस्ट्री का या प्राचीन भारत के इतिहास का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस सीरीज़ का अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।